जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोगों की केमिस्ट्री का टर्न है, तो केमिस्ट्री की क्लास होगी। केमिस्ट्री में लास्ट टर्न हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलयन के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि विलयन के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्य और आयतन प्रतिशत क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टर्न में पढ़ चुके थे। आज केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री में आज का हम लोगों का टॉपिक होगा परमाणु। परमाणु या जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। देखिए, परमाणु के साथ साथ अणु की भी बात कर ली जाए कि अणु से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी मॉलिक्यूल, इसके संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अणु और परमाणु एक साथ पढ़ते हैं, फिर परमाणु शब्द को हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी पदार्थ जो बना होगा वो किससे मिलकर के बना होगा। तो कोई भी पदार्थ मिलकर के बना होता है अणु और परमाणु दोनों से। अब अणु और परमाणु दोनों से कैसे मिलकर के बना होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सबसे छोटा भाग परमाणु है। और परमाणुओं का जो समूह हो जाता है, यानी परमाणु जो समूह के रूप में बन जाते हैं, इसी समूह को अणु के नाम से जाना जाता है। यानी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होगी, तो वो परमाणु होगी। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पदार्थ या द्रव्य मूल रूप से बने होते हैं परमाणु से, और परमाणुओं का समूह ही मिलकर के निर्माण कर देता है अणु का। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु और अणु से मिलकर के बने होते हैं। इसके इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो परमाणु है, तो पहली बात परमाणु में आ जाती है, यह पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग, जबकि अणु पदार्थ का छोटा भाग है। दूसरी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ का वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो परमाणु होता है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यानी ये स्वतंत्र अवस्था में, अणु स्वतंत्र अवस्था में होगा, जबकि आपका परमाणु जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। इसके बाद अगली बात, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको इम्पॉर्टेंट का साइन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो याद रखिएगा, जो परमाणु है ये रासायनिक जो भी अभिक्रिया होगी पदार्थों के बीच में, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु ये स्वतंत्र अवस्था में तो होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये पॉइंट याद रखना है। वहां पर क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्न में से पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा परमाणु, जबकि जो अणु होगा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है।
इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। परमाणु पदार्थ का वह छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और फिर भी पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि अणु तो बनता है परमाणु से, परमाणु किन से बनता है? तो परमाणु के संबंध में अभी हम और आगे बात करेंगे। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लें तो जो परमाणु बना होता है ये 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यानी कि जो परमाणु बना होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मिलकर के बना होगा, जिसमें अभी नाभिक की भी बात होगी। इसके बाद जो परमाणु होगा ये परमाणु बन जाता है अणु के रूप में। तो अब हम लोग एटम यानी परमाणु का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि परमाणु के संबंध में सबसे पहली व्याख्या किसने की थी? परमाणु के संबंध में सबसे पहली व्याख्या किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो इसमें नाम आता है भारतीय महर्षि कणाद का। देखिए समय था, एक हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, परमाणु का ऐतिहासिक या परमाणु का इतिहास या परमाणु सिद्धांत के संबंध में ऐतिहासिक विवरण, कुछ भी एक हेडिंग डाल दीजिएगा। अब परमाणु के संबंध में सबसे पहली बात जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है कणाद का। ये महर्षि कणाद जो थे, महर्षि कणाद, परमाणु के संबंध में सबसे पहली व्याख्या भारत के प्रमुख ऋषि महर्षि कणाद ने की थी और इन्होंने व्याख्या की लगभग 800 ईसा पूर्व में। यानी आज से अगर जोड़ें तो लगभग बन जाता है 800 से 700 ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने ये व्याख्या की थी। आज से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 2800 साल बनेंगे जाके आपके। तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट याद रखना है कि परमाणु के संबंध में सबसे पहली व्याख्या किसने की। तो परमाणु के बारे में सबसे पहली बार लिख लीजिएगा, परमाणु के संबंध में सबसे पहली व्याख्या कणाद ने की। लेकिन इनका नाम इतिहास में तो दर्ज है, भारतीय इतिहास में इन्हें बड़े सम्मान से देखा जाता है, लेकिन इनका वर्ल्ड में यानी विश्व में इनका नाम नहीं आता है रसायन शास्त्र में। ऐसा क्यों? देखिए परमाणु के संबंध में जब महर्षि कणाद ने अपनी व्याख्या करी तो उस संबंध में जब ये व्याख्या कर रहे थे तो भारत में पहले लेखन कला नहीं हुआ करती थी। यानी ईसा पूर्व में भारत में लेखन कला विकसित नहीं थी। भारत का जो प्रमुख सिद्धांत थे, भारत के नियम थे, भारत में जितनी भी संस्कृतियां थी, यानी भारत की जो सनातन संस्कृति थी, उस संस्कृति में लेखन कला को कोई महत्व प्राप्त नहीं था। सब कुछ दर्शन पर आधारित था। दर्शन पर आधारित होने के कारण जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक थी, दर्शन के आधार पर थी। एक तरीके से लिखित स्वरूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां पर महर्षि कणाद ने सबसे पहली बार परमाणु के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन इन्होंने जो भी बताया वो लिखित नहीं रखा। यानी इन्होंने जो भी बताया उसको किसी ने भी लिखा नहीं, इन्होंने भी उसे लिखा नहीं, क्योंकि लेखन कला तब थी नहीं। हमारे जितने भी ज्ञान थे, उस जितने भी हमारे नियम थे, वो सब दर्शन पर आधारित थे, लेखनबद्ध नहीं किए गए। इसलिए लेखनबद्ध था नहीं, इसलिए इसका विवरण भी कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहली बार परमाणु
सब पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, बताया किसने था? महर्षि कणाद ने, जो कि 700 से 800 ईसा पूर्व में पहले ही बता चुके थे, जब विदेशी वैज्ञानिक इसके बारे में जानते तक नहीं थे, तभी भारत में इसकी व्याख्या कर दी गई थी। लेकिन ये लिखित नहीं था, इसलिए इनको कोई भी नाम नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने एक बात यहीं पर और कही परमाणु के बारे में। इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है तथा अविनाशी। यानी पदार्थ में जो परमाणु का भाग है, सबसे छोटी इकाई, ये ना तो कभी भी समाप्त होता है और ना ही विभाजित होता है। इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा महर्षि कणाद ने। इसके बाद दूसरे नंबर पर व्याख्या करने आए। दूसरे नंबर पर नाम आता है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन लगभग समय था 1808 का। 1808 में जॉन डाल्टन ने जो भी महर्षि कणाद ने कहा वो सब जॉन डाल्टन ने कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब कुछ लेखनबद्ध कर दिया। यानी जो भी था वो सब इन्होंने लिख दिया। लिखने के कारण ये क्वेश्चन बनने लगता है कि प्रथम परमाणु सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो नाम आता है प्रथम परमाणु सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो प्रथम परमाणु सिद्धांत की व्याख्या जॉन डाल्टन ने 1808 में की, क्योंकि इन्होंने महर्षि कणाद की जितनी भी बातें थी सभी को लिख दिया, यानी लेखनबद्ध कर दिया। और अब इनके पास लिखित विवरण प्राप्त था, और लिखित विवरण होने के कारण इन्होंने उसकी पुष्टि कराने के लिए सभी जगह उसको दिखा सकते थे, जबकि कणाद के संबंध में लिखित विवरण नहीं पाए गए। इसके बाद इन्होंने कहा इसी कारण परमाणु का खोजकर्ता भी, परमाणु का खोजकर्ता भी किसे कहा जाने लगा? जॉन डाल्टन को। तो याद रखिएगा परमाणु का खोजकर्ता कौन था? जॉन डाल्टन। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर यौगिक परमाणु बना लेते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके यौगिक परमाणु बना लेते हैं, जिसे कंपाउंड एटम कहा जाता है। इन्होंने परमाणु को परमाणु नहीं कहा था, इन्होंने परमाणु को क्या कहा था ये भी याद रखना है। इन्होंने परमाणु को परमाणु यौगिक कहा था, यानी कंपाउंड एटम। ये पूछा गया है कि सबसे पहली बार जॉन डाल्टन ने परमाणु को किस नाम से सुशोभित किया था? तो इन्होंने सबसे पहले कंपाउंड एटम के नाम से परमाणु को नाम दिया था। इन्होंने परमाणु नाम से इसकी व्याख्या नहीं की है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इनके आगे कौन आया और किसने इसके बारे में बात करी। परमाणु के बारे में, परमाणु के संबंध में खोज लगातार जारी थी, और 1808 के बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था तीसरे नंबर पर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1904 में, लगभग 1903 से 4 के बीच में इसके संबंध में फिर से एक व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिससे प्लम पुडिंग मॉडल, इन्होंने परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा गया प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने परमाणु की व्याख्या के संबंध में प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? तो प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा तरबूज है, मान लेते हैं कोई, इस तरबूज में एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे तरबूज में आप लोग देखते होंगे कि बीच में इधर लाल भाग होता है और यहाँ पर तरबूज के मान लेते हैं ये बीज हैं। अब जो तरबूज के बीज हैं वो लाल भाग के मध्य में पाए जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु आपके जो लाल भाग हैं ये आवेश है, और जो बीज है यानी जो लाल भाग है, यहाँ पर जो लाल भाग होता है ये भी आवेशित होता है, लेकिन जो बीज है ये भी क्या है, इसमें भी आवेश है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो बीज वाला भाग है ये बीज वाले भाग में माइनस चार्ज होता है, और जो ये लाल वाला भाग है इसमें प्लस चार्ज होता है। और जो माइनस चार्ज यानी बीज वाला भाग है, इस रूप में परमाणु चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और लाल वाला भाग स्थिर भाग होता है जो उसमें स्थिर रूप से विद्यमान रहता है। यही इनका प्लम पुडिंग मॉडल था। प्लम पुडिंग नाम इन्होंने कहाँ से लिया? प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जो जापान में यूज की जाती है, प्लम पुडिंग मिठाई। प्लम पुडिंग मिठाई में होता क्या है, उस मिठाई को इसी तरीके से बनाया जाता है कि उसमें कुछ भाग बीच में अलग अलग होता है, और बीच में इसी तरीके से बीज नुमा कुछ अलग से भाग उसमें जोड़े जाते हैं, यानी बीज नुमा उसमें कुछ अलग से रेसिपी डाली जाती है। वहीं से इन्होंने नाम लिया था प्लम पुडिंग। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने इस रूप में बनाया था। इसमें ज्यादा ना याद रखते हुए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन ने। और इन्होंने ही सबसे पहली बार परमाणु के आवेश, देखिए आवेश के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की, तो परमाणु में आवेश की चर्चा, आवेश यानी चार्ज की चर्चा सबसे पहली बार इन्होंने ही की, पहली बार की। तो परमाणु में आवेश की चर्चा सबसे पहली बार जे थॉमसन ने की। किस मॉडल से? प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इन्होंने आगे जाते हुए ऋण आवेश यानी आवेश की चर्चा की। तो इन्होंने जो लाल भाग था उसे धन आवेशित, और जो ऋण आवेश था बीज के रूप में जो गति करता है उसे ऋण आवेश के नाम से संबोधित किया। तो तीसरा नाम इसमें जे थॉमसन का आता है। इसके बाद नेक्स्ट जे थॉमसन के बाद इसमें चौथा नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में बताना शुरू किया 1911 में ये अपना मॉडल लेकर के आए। इन्होंने एक परीक्षण किया था, और इनके द्वारा जो परीक्षण किया गया उसके बारे में काफी बार पेपरों में पूछा जाता है। इनका परीक्षण था गोल्ड फॉइल परीक्षण या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। किस वैज्ञानिक ने किया? तो गोल्ड फॉइल परीक्षण किया था रदरफोर्ड ने। गोल्ड फॉइल परीक्षण का मतलब है इन्होंने स्वर्ण पत्र परीक्षण, ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्री परीक्षण किया, इसमें इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया तो देखते हैं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, यानी एक सोने की पन्नी ली जिसकी मोटाई 0.004 mm थी। ये स्वर्ण पत्र था। इसके बाद इन्होंने दूसरी ओर रखा एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसका नाम प्लूटोनियम
प्लूटोनियम। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव था, इसलिए आप सबको मालूम होगा कि ये 3 प्रकार की किरणें वितरित करेगा, यानी 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करेगा। इसमें आपने देखेंगे कि जब ये 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करेगा, उसमें से एक किरण जो सबसे ज्यादा यूज में ली जाएगी वो होगी अल्फा रे। इन्होंने जिस किरण का परीक्षण किया, यानी जिस रेज का प्रयोग किया, वो थी अल्फा रेज। इन्होंने किया क्या, इस स्वर्ण पत्री में इस अल्फा रेज को गुजारना शुरू किया, यानी इस पर वर्षा करनी शुरू कर दी अल्फा रेज की। अल्फा रेज देखेंगे कि इस तरीके से इसके ऊपर इन्होंने वर्षा करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करनी इस पर शुरू कर दी, अल्फा कण इस पर बमबारी करे गए, तो इसमें इन्होंने देखा क्या कि जो अल्फा कण के जो अल्फा किरणें किनारों पर थी, यानी जो किनारे से गई वो बाहर की ओर मुड़ गई, इधर से भी और इधर से भी वो बाहर की ओर मुड़ गई अल्फा किरण। जो अल्फा किरण बीच से होकर के गई थी वो बीच से होकर के गई तो, लेकिन उतनी ही तेजी से वापस आ गई, यानी यहाँ पर जो था वो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा इन्होंने देखा, और यहाँ से जो किरणें किनारे से गई थी वो आगे की ओर मुड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी प्लस चार्ज के सामने प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या कर देगा, वो प्रतिकर्षण कर देगा, यानी जब दो समान आवेश होंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट यानी प्रतिकर्षण बल लगा देते हैं। लेकिन उसी जगह जब कभी एक ही अलग अलग आवेश के दो बल लगाए जाए, यानी दो आवेश एक दूसरे के सामने आएंगे तो उनके बीच एक बल कार्य करने लग जाता है, आकर्षण बल, यानी वो नजदीक आने लग जाएंगे। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि जब अल्फा कण ठीक बीच में गए तो उतनी ही तेजी से प्रतिकर्षण हो गया, यानी इन्होंने ये पाया कि इसके मध्य में हो ना हो, इसके मध्य में चार्ज कौन सा है, तो प्लस चार्ज है। और जब ये किनारों से मुड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं पर बाहर की ओर इसमें माइनस चार्ज पाया जा रहा है। यहीं से इन्होंने एक खोज कर दी, और यहाँ से जो इन्होंने खोज करी वो खोज थी नाभिक, यानी यहीं से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी। तो क्वेश्चन बनता है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, तो नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस परीक्षण से करी, गोल्ड फॉयल परीक्षण से इन्होंने नाभिक की खोज करी थी। और नाभिक में इन्होंने कहा कि नाभिक हमेशा धन आवेशित होता है, जबकि ऋण आवेश इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो नाभिक है इसमें धन आवेश है, जबकि ऋण आवेश इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो ये व्याख्यान नाभिक की खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड थे। इन्होंने कौन सा परीक्षण किया, गोल्ड फॉयल परीक्षण किया। और इन्होंने यहीं पर एक बात और कही, इन्होंने कहा कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान का जो परमाणु का द्रव्यमान है वह मूलतः नाभिक में होता है, यानी नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो एक पॉइंट यहीं पर और ऐड कर लेना, इन्होंने कहा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी जो नाभिक में द्रव्यमान होगा वही किसका द्रव्यमान हो जाता है, वो परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, नाभिक में। ये किसने कहा था, तो ये कहा था रदरफोर्ड ने। इसके बाद अगला पॉइंट है, जब नाभिक की बात इन्होंने कर दी और इन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो माइनस चार्ज है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और चक्कर लगाने के बाद जैसे जैसे चक्कर लगाता जाता है, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी आपको कि जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, प्लस चार्ज है, माइनस माइनस
माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हुई नहीं थी तो इन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश की बात करी थी। तो जो ऋण आवेशित कण हैं ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जैसे जैसे ये चक्कर लगाते हैं इनकी ऊर्जा में कमी होती जाती है, और ऊर्जा में, ये कहा था रदरफोर्ड ने, इन्होंने कहा कि जो सबसे किनारों की ओर के इलेक्ट्रॉन हैं यानी जो ऋण आवेश हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, और चक्कर लगाने के बाद जब उनके ऊर्जा स्तर में कमी आती है तो ऊर्जा स्तर में कमी आने के बाद वो उसके अंदर के दूसरी कक्षा में चक्कर लगाने लगते हैं। जब यहाँ पर भी कम हो जाती है ऊर्जा तो वो अंदर आकर के इसके नाभिक में, यानी जो परमाणु के ऋण आवेशित कण हैं वो अंत में, ऋण आवेशित कण अंत में नाभिक में आकर के गिर जाते हैं। तो नाभिक में आकर के जब गिर जाते हैं तो नाभिक में जैसे ही गिरेंगे तो क्या होगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता। बस यहीं पर इनकी बात आकर के रुक गई, इसके आगे ये नहीं बता पाए कि परमाणु आखिर जब ये नाभिक में आकर के ऋण आवेशित कण गिरेंगे तो परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु नष्ट क्यों नहीं होता इसके आगे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ से पॉइंट लिख लीजिएगा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके ऊर्जा स्तर में कमी होने के साथ साथ वो अंदर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं और अंत में परमाणु के नाभिक में गिर जाते हैं। किंतु गिर जाने के बाद नाभिक को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नाभिक नष्ट नहीं होता, यानी परमाणु नष्ट नहीं होता। बस इसके आगे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा। यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि क्या ऐसा था। तो ये है, यानी रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके कि परमाणु स्थायी क्यों है, इसके स्थायित्व के बारे में ये कुछ बता नहीं पाए। नाभिक के बारे में बता दिया गोल्ड फॉइल परीक्षण करके, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो पहले से बता चुके थे आपके, तो उनकी व्याख्या को आगे बढ़ाया इन्होंने, और यहाँ पर कहा कि परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में होता है, लेकिन ऋण आवेशित कण गिर जाने चाहिए, वो गिरते नहीं, परमाणु नष्ट नहीं होता, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे, इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, इनका नाम था नील्स बोर। 1913 नील्स बोर जब 1913 में आए तो इन्होंने सबसे पहली बार परमाणु में कक्षा या कोश या सेल की अवधारणा बताई। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया कि परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर पे अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कोश या कक्षा या सेल की अवधारणा सबसे पहली बार किसने दी, तो ये नील्स बोर ने दी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि नाभिक में धन आवेश होता है, जबकि चारों ओर इसके ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने कहा
कि नाभिक में, जो बात पहले भी कही जा चुकी थी, नाभिक में धन आवेश होता है, जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां से इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है और अलग अलग ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये एक नाभिक है, प्लस चार्ज है, और ये कुछ कक्षाएं हैं। तो इसमें हमने मान लिया कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 4 जूल की ऊर्जा की कक्षा है, ये 3 जूल ऊर्जा की कक्षा है, ये 2 जूल ऊर्जा की कक्षा है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों में 4 जूल ऊर्जा का स्तर होगा वो चक्कर इस कक्षा में लगाएंगे, उससे कम वाले उसके अंदर की कक्षा में, उससे कम वाले उसके अंदर की कक्षा में। ये इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर की कक्षा में जाते हैं ना इसके अंदर की कक्षा में आते हैं, ये अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसी दूसरी कक्षा में ना अंदर आते हैं ना बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात भी नील बोर ने कही, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और प्रत्येक कक्षा अलग अलग ऊर्जा स्तर को बताती है। प्रत्येक कक्षा अलग अलग ऊर्जा स्तर को बताती है। यानी हर कक्षा का अपना ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अभी इसके बारे में भी समझते हैं। अब यहां से बात आती है कि जो अपनी अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जो बात अभी रदरफोर्ड ने कही थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं वो उनके द्वारा कार्य किया गया होगा, और अगर कार्य कर रहे होंगे तो कार्य करते समय ऊर्जा में कमी होती है। तो कार्य करने के दौरान जो ऊर्जा में कमी होती है, तो ऊर्जा में कमी हो जाने के बाद वो अब दूसरे यानी उसके अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन आता क्यों नहीं है? तो ये पॉइंट आप जरा सा सोच करके बताइएगा, क्यों ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर की ओर नहीं आता। देखिए यहां पर बात हुई कि अलग अलग ऊर्जा स्तर अलग अलग कक्षा यानी अलग अलग ऊर्जा स्तर को बताती है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो किनारे की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये मान लीजिए धनावेश है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है इस जगह पर, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं ये वाले इस वाली कक्षा पे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाते समय इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य किया जाने का मतलब क्या है? ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो ये कम ऊर्जा स्तर वाले यानी इसके अंदर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन को आ जाना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता वो अब हम बता रहे हैं। देखिए कभी भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी वृत्ताकार मार्ग पर कोई गति करी जाती है तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। तो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य 0 होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है। इसी कारण ऊर्जा का क्षय भी
नहीं होता। फिजिक्स में ये कार्य कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। ऐसा क्यों होता है तो बताएं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसमें अगर अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है तो बाहर की ओर यहाँ अपकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है, और दोनों बल बराबर होते हैं। दोनों बल बराबर होने की दशा पे यहाँ पर किया गया कार्य, यानी जो बल लग रहा है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए किया गया कार्य भी यहाँ पर शून्य हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे कोई कमी नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर पर है उसी ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाता रहता है। वो ना तो अंदर की कक्षा में आता है ना बाहर की कक्षा में जाता है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में आकर के गिरता नहीं है, और इसीलिए परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये एक इन्होंने स्पष्ट व्याख्या कर दी। इसलिए क्वेश्चन बनने लगा कि परमाणु के स्थायित्व की स्पष्ट व्याख्या किसने की, तो परमाणु के स्थायित्व की परमाणु के स्थायित्व की स्पष्ट व्याख्या नील्स बोर ने अपने कक्षा वाले मॉडल पे, यानी अपने शेल वाले या कोष वाले मॉडल के आधार पर कर दी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर किया गया कार्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा शून्य होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक पे आकर के नहीं गिरता। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बताएं। और इन्होंने जो सेल बनाई या सेल बताई वो कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर धन आवेश, इसके बाद इन्होंने 4 कक्षाओं में विभाजित किया, के एल एम एन, के एल एम एन 4 कक्षाएं इन्होंने बताई कि जो पहली कक्षा होगी अंदर से पहली के, दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी एन, ये अलग अलग ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा स्तर के अनुसार, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि ऊर्जा स्तर के, उस ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, तो याद रखिएगा सबसे कम ऊर्जा के वाले में, यानी जो इलेक्ट्रॉन के कक्षा में होते हैं उनमें ऊर्जा स्तर सबसे कम, के से ज्यादा एल में, एल से ज्यादा एम में और एम से ज्यादा एन में ऊर्जा स्तर पाया जाता है। तो यहाँ से ऊपर की ओर यानी एन की ओर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, तो सबसे कम के, इससे ज्यादा एल, इससे ज्यादा एम और इससे ज्यादा एन, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा स्तर एन में और सबसे कम पाया जाएगा किसमें, के में पाया जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्रम लगाने को पूछा जाता है या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन बने थे यहाँ से, नोट कर लीजिएगा जल्दी। तो यहाँ तक नील्स बोर तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद एक अगले वैज्ञानिक आए सन 1919 में। इन वैज्ञानिक का नाम था सोमरफील्ड, जिन्होंने इसके आगे आकर के उप कक्षाओं के बारे में बताया। यहाँ पर नील्स बोर ने कक्षा या कोष या सेल के बारे में बताया कि परमाणु अलग अलग ऊर्जा स्तर के कक्षों में विभाजित होता है, और ये अलग अलग ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर से चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर हमने बताया परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी किसने करी, तो ये व्याख्या करी थी नील्स बोर ने। कब करी, 1913 में। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका आज यहाँ तक रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।